कल की तैयारी तुम आज से करो, कल की तैयारी तुम आज से करो, अपनी तुलना कबूतरों से नहीं उड़ते हुए बाज से करो। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं निमेश सर आप सभी का शिक्षक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के हिंदी इलेक्टिव के टॉप 30 एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वे जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और जमकर अपने सारे दोस्तों के बीच शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, आप लोगों का हिंदी इलेक्टिव का बुक 2 यानी अंतराल भाग 2, जिसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है सूरदास की झोपड़ी। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है आज सारे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं और इसके बाद आप लोगों को सब्जेक्टिव टाइप वीडियोस भी प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है, तो पहला जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया है कि सूरदास की झोपड़ी के रचनाकार कौन है। ये जो सूरदास की झोपड़ी के रचनाकार कौन है यानी लेखक कौन है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो परफेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 प्रेमचंद। याद रखिएगा, सूरदास की झोपड़ी के रचनाकार कौन है, प्रेमचंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देख सकते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था। आप सही पता है, प्रेमचंद का जन्म हुआ था 1880 में। कब? 1880 में लम्ही नामक गांव में। याद रखिएगा, प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 1880 में लम्ही नामक गांव में और इनका जो देहांत हुआ था 1936। याद रखिएगा, 1936 में इनका देहांत हुआ था। ठीक है, लेखक परिचय से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 1880 में और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1936 में। याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रेमचंद सबसे पहले उर्दू में लिखते थे, ठीक है, बाद में वो हिंदी में लिखे। ठीक है, उर्दू सबसे पहले लिखा करते थे और प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? चलिए, इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवाब राय। ठीक है, याद रखिएगा, प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। किस नाम से लिखते थे? नवाब राय के नाम से लिखते थे। ठीक है, और ये जो आप लोग देख सकते हैं धनपत राय, ठीक है, धनपत राय इनका आधार कार्ड का नाम था। ठीक है, यानी ओरिजिनल नाम प्रेमचंद का धनपत राय था। जब उर्दू में लिखते थे तो उनका नाम था नवाब राय और जब हिंदी लिखना स्टार्ट किए तो उनका नाम पड़ गया मुंशी प्रेमचंद। याद रखिएगा। ठीक है, प्रेमचंद हिंदी में मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाने जाते हैं, उर्दू में नवाब राय के नाम से जाने जाते हैं और आधार कार्ड वोटर कार्ड में उनका जो ओरिजिनल नाम है वो है धनपत राय श्रीवास्तव। ठीक है, याद रखिएगा। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में हिंदी इलेक्टिव में ईदगाह पढ़े थे ना, प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था ईदगाह, जो सबसे पहले उर्दू में लिखा गया था, बाद में उसे ट्रांसलेट करके हिंदी में लिखा गया। और आप लोग उर्दू में जो ट्रांसलेट करके हिंदी में जो आप लोगों को लिखा गया वो आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे। ईदगाह पढ़े थे ना, प्रेमचंद का फर्स्ट चैप्टर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख सकते हैं, ये आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जैक की तरफ से ये बार बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है 11th में भी और 12th में भी कि प्रेमचंद का मूल नाम क्या था। आप सही पता है ना, 11th में पढ़े होंगे आप लोग हिंदी इलेक्टिव में। ठीक है, तो प्रेमचंद का जो मूल नाम था यानी आधार कार्ड वाला जो नाम है, ठीक है, वो है धनपत राय श्रीवास्तव। क्या? धनपत राय श्रीवास्तव। ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन 5 में क्या पूछा गया है कि प्रेमचंद की सभी कहानियां किस पुस्तक में संग्रहित है। प्रेमचंद जितने भी कहानियां लिखे हैं वो एक ही बुक में जो है कलेक्ट है। उस बुक का नाम क्या है? आप सही पता है, मानसरोवर। कौन सा? मानसरोवर, जो 8 भागों में विभाजित है। याद रखिएगा। ठीक है, प्रेमचंद की सभी कहानियां एक ही बुक में जो है उस बुक का नाम है मानसरोवर। याद रखिएगा, मानसरोवर जो 8 भागों में विभाजित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। प्रेमचंद ने सबसे पहले अपने लेखन की शुरुआत किससे की? मैंने पहले ही बताया था दोस्तों, प्रेमचंद सबसे पहले क्या लिखते थे, किस लैंग्वेज में लिखा करते थे? वो उर्दू में लिखा करते थे। किस लैंग्वेज में? उर्दू में सबसे पहले लिखा करते थे, नवाब राय के नाम से। ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरह मैंने जो है प्रेमचंद से रिलेटेड जितने भी लेखक परिचय का क्वेश्चन था वो करवा दिए। आप चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे बैक टू बैक करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है। देख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूरदास की झोपड़ी जो शीर्षक है, जो टाइटल है, ठीक है,
पाठ किस उपन्यास का एक अंश है? ठीक है, यानी सूरदास की झोपड़ी एक छोटा सा टुकड़ा है। मैन बुक का नाम क्या है? ठीक है, ये जो मैन उपन्यास यानी नॉवल का नाम क्या है जिससे सूरदास की झोपड़ी ली गई है? तो आप सही को ये आंसर याद कर लेना है, रंगभूमि। क्या ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये एक उपन्यास है, ये एक नॉवल है। ठीक है, इस रंगभूमि उपन्यास से ही एक सूरदास की झोपड़ी का छोटा सा एक अंश जो है डाला गया, आपके क्लास 12 के चैप्टर बना दिया गया। ठीक है, लेकिन ये ओरिजिनल बुक का नाम है रंगभूमि। ठीक है, तो रंगभूमि का ही एक छोटा सा टुकड़ा है सूरदास की झोपड़ी, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये पूछा गया है। यह कथन किसका है? ये जो स्टेटमेंट है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता, यह कथन किसका है? तो आप सभी याद कर लीजिएगा, नायक राम। ठीक है, नायक राम का ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, सूरदास की एक झोपड़ी है। ठीक है, सूरदास की एक झोपड़ी है। थोड़ा सा मैं बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। ठीक है, ये जो स्टोरी है दोस्तों, ये WWF के साथ शुरू होती है, यानी मार धार के साथ। ठीक है, एक गांव में याद रखिएगा भैरव और उसकी पत्नी सुभागी के बीच में WWF होता है। याद रखिएगा WWF होता, पूरा मारपीट होता है। ठीक है, कौन? भैरव जो है वो अपनी पत्नी सुभागी को पूरा पीटता है। तो ये जो सुभागी है वो भैरव की मार से बचने के लिए किसकी झोपड़ी में जाकर छिप जाती है? सूरदास की झोपड़ी में जाकर छिप जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, और उनके पीछे पीछे भैरव भी उसे मारने के लिए सूरदास की झोपड़ी में जाकर घुस जाता है। तो वहीं पे जो सूरदास है वो हस्तक्षेप करता है, यानी उनकी पत्नी को मारने नहीं देता है। ठीक है, इससे पूरे मोहल्ले में सूरदास की बदनामी होती है। अब भैरव बोल रहा है कि मेरा पत्नी हम मारे चाहे जो करे, तेरा क्या? ठीक है, तुम बीच में इंटरफेयर क्यों कर रहा है? ठीक है, यानी तुम दोनों के बीच में कोई चक्कर है। तो इस तरह करके जो सूरदास जो है थोड़ा सा बदनामी झेलता है, और जो भैरव है वो बोलता है कि जब तक मैं सूरदास को बर्बाद नहीं कर दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। ठीक है, और ये विलन के रूप में काम करता है। याद रखिए कि इस स्टोरी में सूरदास जो है वो हीरो है, और ये जो भैरव है ये विलन है। ठीक है, और लास्ट में एक दिन जो है ना, इस भैरव को मौका मिल जाता है और वो झोपड़ी में घुस जाता है, और जो सूरदास का जो पैसा इकट्ठा किया गया था, 500 रुपया इकट्ठा करके रखा था। ठीक है, उनका बहुत सारा एम्बिशन था, उसको पूरा करने के लिए वो 500 रुपया इकट्ठा किया था, वो भी चुरा लेता है सूरदास की झोपड़ी में। ठीक है, माचिस मार देता है, यानी आग जला देता है। इसलिए नाम रखा गया चैप्टर का क्या? सूरदास की झोपड़ी। यानी किसकी झोपड़ी जली है इस चैप्टर में? सूरदास की झोपड़ी। तो यहीं से एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता है? तो ये जो कथन है ये किसका है? ये है दोस्तों नायक राम, जो गांव का ही एक आदमी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन कराते कराते आपको पूरा चैप्टर समझा देंगे। ठीक है, चलिए यहां पे जो क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, क्या पूछा गया है कि सुभागी भैरव की मार के डर से किसकी झोपड़ी में छिप गई? ये जो सुभागी है ये भैरव की मार के डर से, मैंने बताया ये सुभागी और भैरव कौन है? ये दोनों पति पत्नी है। याद रखिएगा, सुभागी पत्नी है और भैरव पति है। ये दोनों में WWF स्टार्ट हुआ था। ठीक है, लेकिन सुभागी जो है वो भैरव की मार से बचने के लिए वो किसकी झोपड़ी में जाकर छिपी थी? आप सही पता है, चैप्टर का नाम ही है सूरदास की झोपड़ी। किसमें? सूरदास की झोपड़ी में जाके ये जो सुभागी है वो छिप गई थी। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए, ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया है कि सूरदास किस कार्य को पूर्ण करने हेतु रुपया इकट्ठा कर रहा था? मैंने बताया ना, सूरदास जो है ये एक अंधा भिखारी है। ठीक है, ये क्या है? ये एक अंधा भिखारी है। ये भीख मांगकर अपना जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन ये भीख मांग मांग के भी कुछ कुछ रुपया जो है वो इकट्ठा करता है। देखिए, आदमी पैसा इकट्ठा क्यों करता है, बैंक बैलेंस क्यों बनाता है? तो वो इसलिए बनाता है ताकि जो है उसका कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। ये खरीदेंगे, ये करेंगे, घर बनाएंगे, मकान खरीदेंगे, ठीक है, गाड़ी खरीदेंगे, कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, इसलिए आदमी पैसा इकट्ठा करता है। लेकिन एक भिखारी का क्या लक्ष्य हो सकता है? ये जो सूरदास है ये एक अंधा भिखारी है, तो ये भाई पैसा क्यों इकट्ठा कर रहा है? इनका भी कोई जीवन में कोई शौक होगा जो पूरा करना चाहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो सूरदास है ये 3 कार्य को पूरा करने के लिए पैसा इकट्ठा करता है, और इकट्ठा कर भी चुका था। ठीक है, 500 प्लस जो है वो पैसा इकट्ठा करके एक पोटली में रखा था। ठीक है, वो पोटली भैरव चुरा लेता है। ठीक है,
तो सूरदास किस कार्य को पूर्ण करने हेतु ये जो है रुपया इकट्ठा कर रहा था? तो याद रखिएगा, गया जाकर अपने पूर्वजों को पिंडदान करने के लिए, ठीक है। ये जो अपने पितृ है, ठीक है, तो अपने पितरों का जो है उनको पिंडदान करना था, ठीक है, जो गया जाकर उनको करना था। इसलिए भी इसमें भी जो है दोस्तों याद रखिएगा पैसा लगता है, ठीक है। याद रखिएगा हम लोग का जो हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मरण तक जो है पैसा खर्च होता है, ठीक है। जन्म भी लेता है बच्चा तो छठियारी होता है, उसमें भी जो है मुंह जूठी होता है, उसमें भी पैसा खर्च होता है, ठीक है। शादी होता है उसमें भी खर्चा होता है, ठीक है। और मरने से भी भोज काज में पैसा खर्च होता है और पिंड दान में भी पैसा खर्च होता है। तो इसके लिए जो है दोस्तों सूरदास जो है पैसा इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि अपने पितरों को उनको पिंड दान देना था, कहां जाके? गया जाके, ठीक है। और दूसरा मिठुआ, मिठुआ कौन है दोस्तों? आप सही पता है, सूरदास का बेटा है, ठीक है। उनका ब्याह भी करना है ना, अपने बेटा का शादी भी देना है, तो इसलिए भी वो पैसा इकट्ठा कर रहा था। और तीसरा वो समाज सेवा करना चाहता था, अपने गांव के लिए कुआं बनवाना चाहता था। तो 3 इच्छा था उसके अंदर में, गया जाकर अपने पूर्वजों को पिंडदान देना था, दूसरा अपने बेटा मिठुआ का ब्याह देना था, और तीसरा कुआं बनवाना था। ये 3 लक्ष्य को जो है वो पूर्ति करने के लिए वो पैसा इकट्ठा कर रहा था। और जब तीनों का तीनों सही है तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में? सुभागी सूरदास की झोपड़ी में क्यों छुपी? चलिए बताइए कि ये जो सुभागी है ये भैरव की पत्नी, ठीक है। सुभागी नाम में ही है, भागी तो खाली भागेगी ही, ठीक है। लेकिन भागकर किनके झोपड़ी में छिप जाती है? सूरदास की झोपड़ी में। सुर करके भाग गई और सूरदास की झोपड़ी में छिप गई, इसलिए नाम रखा गया सुभागी। भागी यानी भागने के लिए आई है, ठीक है। तो ये सुभागी जो है ये सूरदास की झोपड़ी में क्यों छुपी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इनका पति जो है क्या करता है? इसे पूरा पीटता है ना, तो अपने पति के मार से बचने के लिए, अपने पति भैरव के मार से बचने के लिए, तो ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और जमकर अपने सारे दोस्तों भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। कितने बच्चे चाहते हैं कि हिंदी इलेक्टिव का रेगुलर वीडियोस आए, सब्जेक्टिव भी आए, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट को देखकर ही मैं वीडियोस बनाता हूं, ठीक है। जगधर किसका खोचा लगाता था? चलिए और एक नाम है इस चैप्टर में, ठीक है। भैरव के बारे में बता दिया, सुभागी के बारे में बता दिया और सूरदास, 3 अभी, और एक सूरदास का बेटा यानी मिठुआ। अब एक 5वां कैरेक्टर आ गया जगधर। ये किसका खोचा लगाता था? खोचा मतलब होता है दोस्तों ठेला। क्या? ठेला। ये एक ठेला लगाता था, तो किसका ठेला लगाता था? याद रखिएगा मिठाई का। ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर, ठीक है। ये जगधर भी एक जलनशील प्रवृत्ति वाला इंसान है, ठीक है। ये ठेला लगाता है, ये भी सूरदास से जलता है, ठीक है। एक अंधा भिखारी होकर भी इतना सुंदर जिंदगी पार कर रहा है, सभी के साथ अच्छे से रिलेशन में है, लेकिन ये जगधर जलता क्यों है भाई? ये एक ठेला लगाता है और ठेला में जो है ये घी का बना हुआ लड्डू वगैरह बेचता है, मिठाई बेचता है, ठीक है। लेकिन बोलता है दुनिया को कि शुद्ध घी, शुद्ध देसी घी पतंजलि का मैं मिठाई बनाता हूं, लेकिन रियलिटी में ये एकदम सस्ता तेल, एकदम फालतू तेल का, रिफाइंड तेल का जो है ये मिठाई बनाता है। इसलिए इसका ठेला में खाली मक्खी आता है, जो है कोई भी खरीदार नहीं आता है, कोई भी कस्टमर नहीं आता है, ठीक है। यानी मक्खी मारता है, ठीक है, इसलिए ये जलता है, ठीक है। तो जगधर किसका खोचा लगाता था? मिठाई का। ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ में अंधा भिखारी है। कौन है अंधा भिखारी? मैंने बताया ना, कौन है अंधा भिखारी? सूरदास है, ठीक है। सूरदास एक अंधा भिखारी है, ठीक है। ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है? सूरदास किस अंग से दिव्यांग था? ठीक है, किस अंग से दिव्यांग था? तो आप सही पता है वो अंधा था, तो आंख जो है, उसका जो आंख है वो दिव्यांग था, तो वो दृष्टिहीन था। क्या था? दृष्टिहीन, यानी उनका जो दृष्टि वो कमजोर हो गया था, एकदम कमजोर, क्या था ही नहीं दृष्टि, ठीक है, एकदम अंधा था। तो ये जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट आंसर है, वो दृष्टिहीन था, ठीक है, उन्हें दिखाई नहीं देता था, वो अंधा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। सुभागी किसकी पत्नी थी? आप सही पता है, सुभागी किसकी पत्नी थी? भैरव, ठीक है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया? भैरव को सूरदास के खिलाफ उकसाने और भड़काने में किसकी भूमिका थी? ये जो भैरव है, ये तो आप सही पता है, ये एक दिन ठान लेता है कि मैं जब तक सूरदास को बर्बाद ना कर दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन इन्हें उकसाता कौन है? इन्हें उकसाता वो ठेला वाला जो मिठाई बेचता था। ऑप्शन जो 2 है जगधर, ठीक है। ये जो है भैरव को उकसाया था, ठीक है।
ये दोनों जो है इस चैप्टर का विलन है, जगधर और भैरव, ये दोनों जो है सूरदास से जलता था, ठीक है। और आप सही पता है जो भैरव है ये मोस्ट जो है विलन है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ना, इनकी पत्नी जाकर सूरदास की झोपड़ी में छिप गई थी। वो वाला इंसिडेंट से जो है उस दिन से वो जो है डेली देखता था कि कब मैं बदला ले सकूंगा। एक रात बदला ले लेता है और सूरदास की झोपड़ी जला देता है। लेकिन इसे उकसाया कौन था? इसे उकसाया था जगधर, ये ठेला वाला, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग देख सकते हैं कि सूरदास की झोपड़ी किसने जलाई। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने बार बार बताया कि सूरदास की झोपड़ी किसने जलाई भाई, ये जलाई थी भैरव। किसने? भैरव ने। ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में क्यों आग लगाई? ये जो भैरव है, कौन? सुभागी का जो हस्बैंड है भैरव, वो सूरदास की झोपड़ी में आग लगाई तो क्यों लगाई? रीजन क्या हो सकता है, ठीक है, ऐसा इतना बड़ा घटना क्यों अंजाम दिया, इसके पीछे कारण क्या क्या हो सकता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप सभी देख सकते हैं, सारे ऑप्शन को अच्छे से समझिए। पहला, जगधर द्वारा उकसाने और भड़काने के कारण, ये एकदम करेक्ट है। ये जगधर ही है, ये ठेला वाला ही है ना जो भैरव को उकसाया था, एकदम करेक्ट लग रहा है, ये भी ऑप्शन सही है। सुभागी और सूरदास के बीच अवैध संबंध के शक में, एकदम लगता था भैरव की कि जो उनका पत्नी है वो बार बार भाग भाग के सूरदास की झोपड़ी में जाके क्यों घुस रहा है। जरूर सूरदास और सुभागी के बीच में कोई अफेयर है, कोई चक्कर है, तभी जो है ये भी रीजन है, ठीक है। और तीसरा, सुभागी को मारने से रोकने के कारण, ये भी हो सकता है, सुभागी को मारने नहीं देता है, ठीक है, सूरदास क्या करता है, हस्तक्षेप कर देता है। तो ये तीनों का तीनों रीजन जो है एकदम सही बैठ रहा है। तो जब तीनों का तीनों सही लगे तो आप लोग के लिए एक सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है इनमें से सभी, ठीक है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। झोपड़ी के आसपास सन्नाटा छा जाने का कारण क्या था? देखिए सन्नाटा कब छाता है, जब बहुत बड़ा दुखद घटना घट जाता है, ठीक है। आप लोग यदि गांव में रहते होंगे तो देखिए कोई दुखद घटना घटता है तो पूरा गांव में, पूरा मोहल्ला में सन्नाटा छा जाता है। तो आज झोपड़ी के आसपास सन्नाटा जो है छा जाने का कारण क्या था? तो आप सही पता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो सूरदास की झोपड़ी जो है वो जल गया था ना, इसलिए जो है सन्नाटा छा गया था। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। सूरदास अपनी पोटली में कितने रुपया जमा किया था? मैंने फर्स्ट में ही स्टोरी बताया था। ये जो पोटली है, ये जो पोटली है, इस पोटली में, चलिए अच्छे से नहीं बना पोटली, इस तरह पोटली समझा देता हूं। ये है पोटली, इस पोटली में सूरदास जो है कितने रुपया जमा किया था? तो आप सही पता है 500 प्लस, ठीक है। देखिए उस टाइम का बात है, उस टाइम 500 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था, ठीक है, समझ लीजिए 50,000, ठीक है। तो सूरदास ने अपनी पोटली में कितने रुपया जमा किया था? 500 प्लस, ठीक है। और आप सही पता है वो पैसा क्यों जमा करता था? उनका जीवन में 3 लक्ष्य था। क्या क्या था? आप सही पता है, अपने पितरों को पिंड देना था, पिंडदान करना था। दूसरा, अपने बेटा मिठुआ का ब्याह करना था, ठीक है। तीसरा, एक कुआं बनवाने का लक्ष्य था, इसलिए वो पैसा इकट्ठा कर रहा था। ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। सूरदास को किस बात का दुख था? चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर हम जो है समझते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे द्वारा आंसर रटाया नहीं जाता है, आप लोग को अच्छे से समझाया जाता है, ठीक है। तो ये जो सूरदास को किस बात का दुख था, दुख क्यों था भाई? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, रुपयों की पोटली खो जाने का, ठीक है। देखिए झोपड़ी जल गया, चल जाने पर, ये तो ऑप्शन ही गलत लग रहा है। बर्तन जल जाने का, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। देखिए झोपड़ी जल गया, कोई बात नहीं, दुख तो होता ही है, लेकिन सबसे बड़ा जो है उनका अभिलाषा, उनका इच्छा जल गया। कैसे? वो जो 500 रुपया का जो पोटली था ना, वो चोरी हो जाता है, वो उनको नहीं मिलता, ठीक है। झोपड़ी जल जाने का उतना दुख नहीं था जितना उससे जो है एकत्रित किया हुआ जो पैसा था, पोटली था, ठीक है, जिसमें उनकी आशाएं थी, 3 आशाएं थी, 3 अभिलाषाएं थी। क्या क्या थी? अपने पितरों को पिंडदान देना था, अपने बेटा मिठुआ का ब्याह करवाना था, कुआं बनवाने था। तो ये जो रुपए की पोटली चोरी हो जाती है, तो ये जो रुपयों की पोटली चोरी हो जाती है ना, तो उनका अभिलाषा भी जो है वो अंत हो जाता है, जितना इच्छा था वो भी चला जाता है, ठीक है। तो सूरदास को सबसे बड़ा दुख था उनका जो रुपयों का जो पोटली है वो खो जाने का, ठीक है। ये खाली पोटली खोया नहीं, उनका जितना सपना था वो भी खो गया, ठीक है। उनका 3 लक्ष्य था वो भी खो गया, ठीक है। तो ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर।
झोपड़ी में लगी आग फूस की राख नहीं थी बल्कि सूरदास की डैश की राख थी। देखिए ये जो झोपड़ी बनता है दोस्तों, आप सही पता है, जो गांव देहात में रहते होंगे वो सभी को पता है, ऊपर जो है बिचौलिया घास या फिर देखिएगा हम लोग बोलते हैं धान का जो धान की खेती होता है ना, उसका जो घास है हम लोग पुआल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुआल। उससे बनाया जाता है, ठीक है, तो उससे बनाया जाता है। और नहीं तो और दूसरा ऑप्शन होता है ताल का जो पेड़ का जो है ना, वो उससे भी बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सब जल जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फूस की राख, ठीक है। ये फूस बोलते हैं, घास फूस नाम ही पता है, घास फूस। तो घास फूस से जो है इनका छत बनाया गया था घर का, तो वो जल के राख हो गया था, यानी छाई हो गया था, ठीक है। तो ये खाली फूस की राख नहीं थी बल्कि सूरदास की डैश की राख थी, सूरदास की अभिलाषाओं की राख थी, उनकी इच्छाओं की राख थी। ये खाली झोपड़ी नहीं जला, उसकी सारी इच्छाएं, सारी अभिलाषाएं जो है जलकर राख हो गई थी। इसलिए क्वेश्चन पूछा गया कि झोपड़ी में लगी आग फूस की राख नहीं थी बल्कि सूरदास की अभिलाषाओं की राख थी, उनकी इच्छाओं की राख थी। याद कर लीजिएगा। चलिए समझ में आ गया, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। देख सकते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने बार बार समझाया कि मिठुआ कौन था भाई, तो मिठुआ जो है वो सूरदास का बेटा था। कौन था? सूरदास का बेटा था। सूरदास का बेटा ऑप्शन 2 में जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोते हुए मिठुआ को घिसू क्या कहकर चिढ़ाता है। ये रोते हुए मिठुआ कौन है? आप सही पता है, सूरदास का बेटा है, ठीक है। तो ये जो मिठुआ है वो खेल में हार जाता है और ये रोता है, तो उसका जो फ्रेंड है, मिठुआ का जो फ्रेंड है उसका नाम है घिसू, वो क्या कहकर जो है मिठुआ को चिढ़ाता है। तो याद रखिए दोस्तों, यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस स्टोरी का सबसे बड़ा मैसेज मैं देना चाहता हूं आप सभी को कि ये जो रोते हुए मिठुआ को घिसू कहकर चिढ़ाता है, तुम खेल में रोते हो, तुम खेल में रोते हो, इसका मतलब खेल में रोना नहीं चाहिए। कोई हारता है तो कोई जीतता है, कोई हारता है तो कोई जीतता है। खेल में हार और जीत लगी रहती है, ठीक है। जैसे आप सही पता है, कभी सीएसके जो है आईपीएल में हारती है तो कभी जीतती है, ठीक है। यानी हार और जीत जो है वो लगी रहती है। तो इसी तरह मिठुआ जो है वो खेल में हार जाता है तो उसे घिसू क्या कहकर चिढ़ाता है? तुम खेल में रोते हो। ये ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट आंसर, ठीक है। लेकिन इस स्टोरी में बताया कि ये जो लाइन है ये सबसे बड़ा मैसेज देना चाहता है, ठीक है। ये लाइन कौन सुन लेता है? ये लाइन सुन लेता है सूरदास, जो अभी झोपड़ी उनका जल गया था। चलिए दुख था, लेकिन सबसे ज्यादा दुख था उनका वो पोटली चोरी हो गया था जिसमें वो एकत्रित करके धन रखा था और उस धन में वो 3 अभिलाषाएं पूर्ति करना चाहता था। सबसे पहला अपने पितरों को पिंड दान देना चाहता था, दूसरा मिठुआ का ब्याह करवाना चाहता था, तीसरा कुआं बनवाना चाहता था। तो तीनों अभिलाषाएं जो उनका जलकर राख हो जाता है और वो दुख से, हताशा से, निराशा से होकर डूबे हुए बैठा हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन ये जो लाइन है घिसू का कि खेल में रोते हो, ये लाइन जो है ये सूरदास के जीवन में जो है वो बदलाव ला देता है। ये लाइन सुनकर सूरदास जो है वो चार्ज हो जाता है, वो उठ खड़ा होता है और वो अपने जीवन को खेल की तरह देखने लगता है कि खेल में हार और जीत लगी रहती है। ये जीवन क्या है? ये एक खेल है, ठीक है। तो मैं दुख नहीं मनाऊंगा। ये जो क्या करता है, दोनों हाथों से जो है वो राख जो है, झोपड़ी के जल जाने का जो राख है, उससे दोनों हाथों में आटे की भांति बटोर के उसे उड़ाता है। सब सोचता है ये पगला गया है, ठीक है, लेकिन ये पगलाया नहीं है। ये जीवन का एक मंत्र सीख गया है कि खेल में रोना नहीं चाहिए। ये जीवन एक खेल है। आज मेरी झोपड़ी को कोई जला दिया है, मैं दोबारा बनाऊंगा। तो अब तभी एक लाइन पूछता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी झोपड़ी को 100 लाख बार कोई जला दे तो बोलता है 100 लाख बार मैं बनाऊंगा, ठीक है। मैं हारने वाला नहीं हूं, मैं थकने वाला नहीं हूं, ठीक है। मेरी झोपड़ी को जलाते जलाते लोग थक जाएंगे, लेकिन मैं झोपड़ी बनाते बनाते नहीं थकूंगा, ठीक है। लोगों की विनाशकारी शक्ति से ज्यादा मेरा निर्माणकारी शक्ति है। और ये जो सूरदास है वो उठ खड़ा होता है, एकदम चार्ज हो जाता है। तो आप लोग क्या सीखें कि छोटी मोटी निराशा, दुख जो है उससे हम लोग को लड़ना चाहिए। जिंदगी क्या है? ये खेल है, ठीक है। कभी हार है तो कभी जीत है, ठीक है। तो ये जो है स्टोरी में मैसेज दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग देख सकते हैं कि तुम खेल में रोते हो, ये किसका कथन था? मैंने अभी जस्ट समझाया। तुम खेल में रोते हो, ये किसका कथन था? ये मिठुआ का दोस्त का कथन था, घिसू का कथन था, ठीक है। ये लाइन घिसू जो है वो मिठुआ को
चिढ़ा रहा था, ठीक है, ये लाइन बोलकर, तुम खेल में रोते हो। लेकिन ये लाइन जो है ये सूरदास के लिए एक चार्जर के रूप में साबित हुआ और सूरदास जो है वो चार्ज हो गया, वो जीवन में एक मंत्र मिल गया कि खेल में रोना नहीं चाहिए, जिंदगी में रोना नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा ऐसा चीजें होता रहता है, अप एंड डाउन लगा रहता है, ठीक है। आज सुख है तो कल दुख है, कल दुख है तो आज सुख है, ठीक है, ये चेंज होते रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। रोना छोड़कर सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की में दोनों हाथों से क्या उड़ाने लगा था। तो आप सही पता है, ये जो रोना छोड़ दिया, सूरदास बेचारा रो रहा था, उनका झोपड़ी जल गया था, उनका वो पोटली चोरी हो गया था, लेकिन घिसू का एक लाइन, तुम खेल में रोते हो, ठीक है, वो लाइन सुनकर वो उठ खड़ा हुआ, ठीक है, और विजय गर्व के में दोनों हाथों से क्या उड़ाने लगा। तो आप सही पता है, दोनों हाथों से पैसा उड़ाने लगा था कि नहीं, वो राख के ढेर को उड़ाने लगा था आटे की भांति। ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। दूसरे लोग तो सोच रहे हैं ये पगला गया, लेकिन ये पगलाया नहीं, ये जिंदगी जीना सीख गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 भी सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। मिठुआ ने जब पूछा कि कोई झोपड़ी को 100 लाख बार जला दे, मिठुआ एक क्वेश्चन पूछा था ना, किससे? सूरदास से, कि तुम्हारे झोपड़ी को कोई 100 लाख बार जला दे, तो सूरदास ने क्या उत्तर दिया था? आप सही पता है, सूरदास क्या, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, ठीक है। आ जाए ना कोई मेरे झोपड़ी को 100 लाख बार जलाने, मैं 100 लाख बार बनाऊंगा, मेरी झोपड़ी को जलाते जलाते थक जाएगा, लोगों की विनाशकारी शक्ति जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन मेरा निर्माणकारी शक्ति कम नहीं होगी, मैं 100 लाख बार बनाऊंगा, ठीक है। ये है सूरदास, ठीक है, ये फुल चार्ज हो जाता है, ठीक है, इनका जिंदगी बदल जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 भी सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्या है क्वेश्चन 28? सूरदास जीवन को किसके समान मानता है, ठीक है। घिसू का एक लाइन जो है ना इसकी जिंदगी को बदल देता है, ठीक है। और ये जो सूरदास जो जीवन है वो किसके समान मानने लग जाता है, तो आप सही पता है, ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर है, खेल के मैदान के समान, ठीक है। जीवन को खेल के मैदान के समान जो है वो मानने लग जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 भी सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, सूरदास से संबंधित कौन सा कथन सही है? चलिए बताइए, ये जो सूरदास है से संबंधित कौन सा जो कथन है सही है? सबसे पहला ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, सूरदास ने प्रतिशोध लेने का प्रण लिया। नहीं, ये ऐसा लड़का नहीं है। सूरदास जो है ये अंधा भिखारी हो सकता है, लेकिन किसी से प्रतिशोध लेना नहीं चाहता, ठीक है। ये कौन लेना चाहता था? भैरव, आपको पता है ना, भैरव जो है प्रतिशोध लेने के लिए बेचारा सूरदास का झोपड़ी को जला दिया था, जलाया ही नहीं था, उसका पैसा का पोटली भी चोरी कर लिया था, ठीक है। सूरदास में अदम्य जिजीविषा और संघर्ष का भाव था एकदम, ठीक है। जिंदगी जीने का जो है उनका अंदर शौक था, संघर्ष भी किया और अदम्य, ये तीनों का तीनों सही लग रहा है। तो ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर है। सूरदास में अदम्य जिजीविषा और संघर्ष का भाव था, ये करेक्ट आंसर है। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है। सूरदास की झोपड़ी पाठ के अंत में सूरदास क्या निश्चय करता है? ये जो सूरदास की झोपड़ी का जो पाठ जो है वो अंत में सूरदास क्या निश्चय करता है? वो निश्चय करता मैं पुनः झोपड़ी को बनाऊंगा, ठीक है, मैं पुनः जो है झोपड़ी को बनाऊंगा, फिर से मैं जो हूं अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति करूंगा, ठीक है। तो ये जिंदगी को एक खेल के समान मानने लगता है। तो ऑप्शन जो 3 है पुनः झोपड़ी बनाने का जो है वो निश्चय कर लेता है, ठीक है। ये था दोस्तों आज का टॉप 30 MCQ टाइप क्वेश्चन सूरदास की झोपड़ी से, ठीक है। कौन कौन चाहते हैं इस चैप्टर का सारा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो जैक बोर्ड से बार बार पूछे जाते हैं उनका वीडियोस कौन कौन चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, जमकर अपने सारे दोस्तों भी शेयर कीजिए, ठीक है। और जो भी डिमांड है कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा, मैं सारे कमेंट्स को पढ़ूंगा और वो कमेंट्स को देखकर ही मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।